तो इंटरनेट को भी अपडेट होने की जरूरत है। जैसे हम लोग अपने लाइफ में कॉमन तरीके से रोज ना कहीं अपडेट होते हैं, टेक्नोलॉजीज अपडेट होती है। और टेक्नोलॉजी हमेशा इवॉल्विंग होती है एक नई तरीके की, और एक टेक्नोलॉजी बनती है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉक और चेन, ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसे ब्लॉकचेन बोला जाता है। तो ब्लॉकचेन एक्चुअली है क्या? ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है जो ट्रांजेक्शन्स को सिक्योरली रिकॉर्ड करता है। आज जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के थ्रू होते हैं, बैंकिंग सिस्टम्स के थ्रू होते हैं। बट यहाँ पे ब्लॉकचेन में सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होती, ये डिसेंट्रलाइज तरीके से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और ये डिजिटल लेजर में होते हैं, और ये सारे ऑन चेन होते हैं। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। और ब्लॉकचेन में होता क्या है, क्या हम स्टोर करते हैं? ब्लॉकचेन में हमारा डाटा स्टोर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज इस कलयुग में ट्रस्ट एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आज हम लोग हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि एक नॉर्मल लैंग्वेज में, हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि हम आंख बंद कर कर भी भरोसा कर सकते हैं, वो ऐसी ये टेक्नोलॉजी है। और इसी वजह से पूरी दुनिया में इसको एक्सेंस मिल चुका है। अभी हम लोग इंडियंस लोग धीरे धीरे इसको समझ रहे हैं। बट हम लोग क्योंकि जनजेड है, आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, आज हम लोग जूम के थ्रू ये सारी चीजें समझ रहे हैं। बट इस टेक्नोलॉजी के यूज केस से बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग भी होती है, ये कम पता है हम लोगों को, जिसके बारे में आज के बाद से धीरे धीरे कर कर एक्चुअली ब्लॉकचेन में क्या यूज केसेस हो सकते हैं। यहाँ पे बैठा एक कॉमन पर्सन भी ब्लॉकचेन में प्रोजेक्ट बना सकता है, ये आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करूंगा। इसका सबसे पहले यूज केस कहाँ हुआ था? 2009 में बिटकॉइन ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया था। क्योंकि बिटकॉइन ब्लॉकचेन जब बन रहा था तब एक पर्पज हुआ था कि हमको ये दुनिया को दर्शाना है। जो सतोशी नाकामोटो है उनका ये विजन क्या था कि मुझे लोगों को बताना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू विदाउट सेंट्रलाइज अथॉरिटी हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो ये जो पर्पज है ना, ये आज 99 90 टू 95% लोगों को पर्पज ही नहीं पता है ब्लॉकचेन का या बिटकॉइन का। वो लोग सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में अटके हुए हैं। बट आज तक सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर नहीं हुआ है 17 ईयर्स में। 2009 से स्टार्ट हुआ, हम लोग 2026 में खड़े हैं। आज तक एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर नहीं हुआ। आज आपने और हमने तो बहुत जगह देखा भी है प्रैक्टिकली। आप खुद के हम लोग बैंकिंग में जाते हैं तो हमको रुकना पड़ता है, टाइम लगता है। बट सोचिए कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर नहीं हुआ, तो टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी होगी। और वो जो पर्पस है आज हम लोग को समझना पड़ेगा या लोगों को समझाना पड़ेगा कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन का पर्पस था कि फाइनेंशियल जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो विदाउट सेंट्रलाइज अथॉरिटी करने थे, और वो प्रूवन हो चुका है ऑलरेडी। अभी उसको मतलब बोलते हैं ना, सत्य को प्रमाणित करने की कोई जरूरत नहीं है, एक्चुअली वो कर चुका है। तो ब्लॉकचेन बहुत बड़ी चीज है। क्रिप्टो करेंसी एक ये छोटा सा यूज केस है, बट वो फेमस इसलिए हुआ क्योंकि आज बिटकॉइन का रेट ना बहुत ज्यादा है। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, और 2016 में मुझे लगता है आपने भी देखा होगा, वो डीएनए करके एक न्यूज चैनल में आता था, तब से बहुत हिट हो गया। तब से कॉमन पर्सन को समझ में आ गया कि बिटकॉइन अगर हम लेके रखते तो आज हम करोड़पति होते, वो जब कंपैरिजन किया था। तो ब्लॉकचेन बहुत बड़ा है, क्रिप्टो करेंसी उसका एक छोटा सा पार्ट है। ब्लॉकचेन में और क्या आ सकता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वोटिंग सिस्टम, हेल्थ केयर, डाटा मैनेजमेंट। क्या सही में आ सकता है क्या? ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड ये चल रहा है। हम लोग गूगल चैट जीपीटी पे जाके देखेंगे, बाहर देश में ऑलरेडी ब्लॉकचेन का यूज केस करके डिजिटल आइडेंटिटी, बैंकिंग सिस्टम, जैसे ड्यूस्टेक बैंक है, एचएसबीसी बैंक है, आप गूगल में जाइए, वो लोग ऑलरेडी बैंकिंग सिस्टम में आ चुके हैं। अब धीरे धीरे इंडिया भी बैंकिंग सिस्टम में इन सारी चीजों को ब्लॉकचेन के थ्रू लाएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बैंक में क्या होता है? पैसा होता है हम लोगों का, और हैकिंग की बहुत ज्यादा प्रमाण बढ़ गया है। तो ब्लॉकचेन में एक सबसे अच्छी चीज है जो अनहैकेबल भी होता है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है। डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं होता एक कॉमन पर्सन का। क्योंकि देखिए एक कॉमन चीजें कभी भी बदल सकती है, किसी की भी बदल सकती है, आपकी हो मेरी हो, उसे बदलने के लिए समय नहीं लगता। बट अगर डिसीजन चेंज हो गया कोई बड़े लेवल पे, अगर कोई ओनर या कोई ऐसा डिसीजन लेता है तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे ना कोई सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। हमारे इकोसिस्टम में भी कोई सिंगल ओनर का पूरा रूल चलेगा, वो बोलेंगे
ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ब्लॉकचेन बनाया ही इसलिए गया है कि वो डिसेंट्रलाइज तरीके से चले। तो डिसेंट्रलाइजेशन में ब्लॉकचेन में नोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज जितने भी लोग आप नए आए हैं, आपके लिए ये बिगेस्ट लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। अगर आप समझ गए तो आप एक छोटा सा डिसीजन लेके हमारे इकोसिस्टम में आपकी पीढ़ी अर्निंग करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो एक हिडन अपॉर्चुनिटी थी ब्लॉकचेन में, वो आज एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन के थ्रू, हमारे इकोसिस्टम के थ्रू ओपनली हम लोग जूम मीटिंग, फिजिकल मीटिंग्स, एक कॉमन पर्सन पर्सन तक हम लोग ओपनली वो सारी चीजें बता रहे हैं जो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, जो मैं आपको बताऊंगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन में चाहे कोई भी चीज हो, किसी एक पर्सन का कंट्रोल नहीं होता। ये इसकी सबसे अच्छी खासियत है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी। आज क्या होता है, हम लोग नहीं देख पाते बहुत सारी चीजों को, ट्रांसपेरेंट नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो बेटा हमारे पता कंट्रोल में एक भी नहीं है। और अमाउंट भेजा है अकाउंट नंबर, उसमें हम लोग अमाउंट अगर लिखा है बोलने भी मैंने गए, कि स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। पुनीत जी आपकी वॉइस आ रही है, ठीक है। हम्म, ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी में हर चीज पब्लिक को दिखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब वो कोई चीज ऑफ चेन होती है, जहाँ पेपर वर्क होता है, बहुत सारी चीजों को मैनिपुलेशन किया जाता है, तो एक कॉमन पर्सन को दिक्कत हो जाती है। बट ट्रांसपेरेंसी रहने से क्या होता है, हर चीज अगर सही दिख रही है तो हमारा ट्रस्ट लेवल भी बढ़ता है। और ब्लॉकचेन इस वजह से, ट्रांसपेरेंसी की वजह से हर एक तक पहुंच रहा है। और जिसे पता हो गया वो उस पर 100% ट्रस्ट करता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होती है। थर्ड चीज है इमिटेबिलिटी। इमिटेबिलिटी क्या होती है? ये एक ऐसी चीज है कि एक बार अगर ब्लॉकचेन में डाटा आ गया, तो वो सदियों तक वैसा रहता है, कोई भी उसे चेंज नहीं कर सकता, स्टेबल हो जाता है। ये इसकी एक ब्लॉकचेन की एक स्पेशलिटी है। चौथी, सिक्योरिटी। क्रिप्टोग्राफी ये एक टेक्निकल वर्ड है। क्रिप्टोग्राफी के थ्रू ब्लॉकचेन में जितने भी कोडिंग्स होती है, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत सिक्योर होते हैं। जैसे हम लोग व्हाट्सएप में इंक्रिप्शन यूज करते हैं, बहुत बार हमने सुना होगा। बट उससे बड़ी टेक्नोलॉजी है क्रिप्टोग्राफी। और ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है सिक्योरिटी लेवल पे, जो फ्रॉड भी नहीं होने देती। तो ये तीन और चार चीजें जो है, ये ब्लॉकचेन की है। और इस वजह से ना पूरा वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट कर रहा है। और कॉमन पर्सन जब ये सारी चीजें समझ में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्टेंस आ जाएगा। जैसे पहले लोग बैंकिंग में नेट बैंकिंग नहीं यूज करते थे, नहीं बोलते थे कि अगर फ्रॉड हो गया तो हम लोग लाइन ही लगा के डिपॉजिट और विड्रॉल करेंगे। आज भी करते होंगे, नो डाउट। बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई। जैसे मैं कहता हूँ कि सबसे पहले मैंने जब अमेजोन में ऑर्डर किया था, तो 350 रुपये का कुछ था। तब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि ये शर्ट फटा हुआ तो नहीं दे देगा, मेरा लॉस तो नहीं हो जाएगा। बट आज हम लोग पहले बिना छुए कपड़े नहीं खरीदते थे। आज लोग हम लोग सिर्फ मतलब देख कर ही ऑर्डर कर देते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी में नॉर्मल चीजें हैं। बट ये जो तीन चार पॉइंट मैंने आपको बताए, ये टेक्नोलॉजी में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से हमारे हमारा जो इकोसिस्टम है, आज दुनिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजी। तो वेलकम टू एमएसटी ब्लॉकचेन। हमारी कंपनी का नाम है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। हमने भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन ऑलरेडी बना लिया है। ऑलरेडी 1 साल से इंडिया से लेके इंटरनेशनली सबको पता चल चुका है कि भारत ने, हमारी कंपनी मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ने गवर्नमेंट एंटिटी के साथ में पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में एक अपॉर्चुनिटी स्टार्ट कर ली है, और लेयर वन ब्लॉकचेन भी बना लिया है। अब बाहर देश में कैसे पता चला? क्योंकि हर साल ब्लॉकचेन का सबमिट होता है। जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल एग्जीबिशंस होते हैं, बट ब्लॉकचेन का सबमिट हर जगह होता है, हर साल होता है, अलग अलग डिफरेंट जगह होता है। इस बार 2025 में इंडोनेशिया बाली में हम लोग एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन स्पॉन्सर भी थे। और हमने पूरे दुनिया को बता दिया कि यस, वी हैड मेड इट। बट सबसे बड़ा एक डिफरेंस क्या है पूरे दुनिया के ब्लॉकचेन और एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में, कि हमने गवर्नमेंट एंटिटी के साथ में रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में इसको स्टार्ट किया है। और 23 जुलाई 2025 को भारत में पहली बार लेयर वन ब्लॉकचेन का ऑफिस हमारी कंपनी ने पूना में ऑफिस ओपन किया है। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग फिजिकली वहाँ गए थे, हमने सारी चीजें देखी है। और तब से लेके आज तक बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग लीगल तरीके से हमारे इकोसिस्टम को बढ़ा रहे हैं। तो एमएसटी ब्लॉकचेन में है क्या डिफरेंट है, सोलोना है, हमारे इसमें क्या स्पेशलिटी है? इकोसिस्टम जब बनाया गया 2022 में, डॉक्यूमेंटेशंस दिए गए, तब इंडिया को देखकर ही ये ब्लॉकचेन बनाया गया।
तो डिफरेंस ये है कि भारत को देखकर ये पूरा ब्लॉकचेन बनाया गया है। हमने इंटरनेशनल भी हमारा ब्लॉकचेन जाएगा, क्योंकि ब्लॉकचेन बॉर्डरलेस है, 95% से ज्यादा लोग करेंगे। तो सेम एक सरल प्रोटोकॉल बनाया गया है जो आप टेक्निकली सामने देखेंगे, एक कॉमन है। सेम आने वाले समय में एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन यूज कर पाएगा। इस तरीके से बनाया, और सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीजें हैं: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप। इस डिजिटल दुनिया में हर किसी को चाहिए, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, इंडिया हो, इंटरनेशनल हो, कोई भी पर्सन हो, उनको ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप 100% मिले। यही हमारा विजन है। क्यों जरूरत पड़ी इस इकोसिस्टम को या ब्लॉकचेन को? क्योंकि आप और हम सब जानते हैं करंट सिचुएशन में हम जिस सेंट्रलाइज वर्ल्ड में है, वहां पे कोई पारदर्शिता नहीं है, अपारदर्शिता है। सेंट्रलाइज मीन्स कंट्रोलेबल है, लिमिटेड लोगों के पास, पावरफुल लोगों के पास में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का कंट्रोल है। इसकी वजह से कॉमन पर्सन को दिक्कत भी होती है, तकलीफ भी होती है, बट कुछ कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज अथॉरिटी के खिलाफ जाने में दिक्कत भी होती है। बट एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या बोलता है कि 100% आपके पास में आपका डाटा का, आपके एसेट का कंट्रोल होना चाहिए। तो एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में सारी चीजें फेयर रहेगी, सिक्योर रहेगी। इसको आप क्रॉस चेक प्रैक्टिकली, टेक्निकली देख सकते हैं। सिर्फ मेरे बोलने पे ट्रस्ट करना है ऐसा नहीं है। आप जब इंटरनली आपको धीरे धीरे समझेगा, तब आपको समझ में आएगा कि यस, इसमें ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, ओनरशिप जो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकली मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नए लोगों के लिए या हमारे लिए भी, हम लोग ऑलरेडी इकोसिस्टम में है। हम लोग भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में सबसे बड़ा जो हिडन सीक्रेट रखा गया था, या आज एक्सप्लोर भी हो रहा है तो हम नहीं कर पा रहे, एंड दैट इज वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम, जिसको हम लोग नोड वैलिडेटर बोलते हैं। भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में आप नोड वैलिडेटर बनकर हमेशा हमेशा के लिए लेयर वन ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बनने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग करने वाले। ये एक गोल्डन लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है जो आने वाले कुछ महीनों में हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगी। भारत में कुछ ही लोग ऐसे रहेंगे जो भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बनकर डेली कुछ ना कुछ रिवॉर्ड के तौर पे अर्न करेंगे। तो ये हमारे इकोसिस्टम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ब्लॉकचेन चार प्रकार के होते हैं। एक तो होता है परमिशनलेस, एक तो होता है प्राइवेट, दूसरा होता है पब्लिक। ऐसे चार होते हैं। तो भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन, वो भी पब्लिक ब्लॉकचेन है और परमिशन लेस है। कोई भी हमारे ब्लॉकचेन को देख सकता है। तब आपको पहला लेयर वन ब्लॉकचेन आप बेहतरीन तरीके से उसको देख सकते हैं। ये एक्सप्लोरर होता है और ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर होता है। जैसे बाइनेंस है, पॉपुलर ब्लॉकचेन है, हर किसी को पता है। BSCscan.com पर जाकर आप सारी चीजें देख सकते हो। सेम वैसे ही भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन को आपको देखना है, एवरी ट्रांजेक्शन, सारी चीजें। और कुछ ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स को आपको क्रॉस चेक कराना है कि सही में ब्लॉकचेन है क्या, तो जरूर आप उनको सिर्फ mstscan.com दीजिए। वो आपको बताएंगे कि यस, इट इज अ प्योर लेयर वन ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करना रहता है, इसलिए ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो सेंट्रलाइज अथॉरिटी, बैंकिंग सिस्टम नहीं करती। तो सबसे पहले बिटकॉइन ने एक प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी लाया, जिसमें माइनर्स होते हैं कुछ, वो कंप्यूटर्स होते हैं, स्पेशल कंप्यूटर्स, वो ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाइड करते हैं, तो उसके बिहाफ पे उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। तो रिवॉर्ड क्या दिया जाता है? तो सबसे पहले ब्लॉकचेन बना बिटकॉइन का, उसके बाद में एक नेटिव कॉइन बनाया। क्योंकि हर एक देश की अलग अलग करेंसीज है। मान लो 183 देश है, इंडिया की INR है, जापान की जापानीज येन है। तो रिवॉर्ड भी डिसेंट्रलाइज तरीके से होना चाहिए, क्योंकि वो सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए था। इसलिए लेयर वन ब्लॉकचेन में एक नेटिव कॉइन बनाया जाता है, जो रिवॉर्ड के तौर पर जो माइनर्स होते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको हर दिन रिवॉर्ड में मिलता है। तो बिटकॉइन में जितने भी माइनर्स है जो 2009 से बने हैं या अभी भी बन रहे, पर अभी भी बहुत करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं माइनर बनने के लिए, उन्हें रोज ना बिटकॉइन ये नेटिव कॉइन मिलता है। तो ये एक सबसे हिडन सीक्रेट अपॉर्चुनिटी होती है लेयर वन ब्लॉकचेन में, उसके माइनर बनना, या वो लोग जिसके थ्रू ये ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड होते हैं वो बनना। क्योंकि उन्हें खरीदना नहीं पड़ता नेटिव कॉइन, उन्हें हर ट्रांजेक्शन पे नेटिव कॉइन मिलता है। और आप थोड़ी देर के लिए, 10 सेकंड के लिए सोच के देखिए कि अगर 2009 में ऐसी मीटिंग हो जाती और गलती से कोई नोड वैलिडेटर बन जाता बिटकॉइन में, तो मुझे नहीं लगता आज उसको कोई जॉब वॉब करने की जरूरत है। क्योंकि 2009 से लेके आज 17 साल हो गए,
अगर उसके पास 1000 भी बिटकॉइन हो गए तो आज एक बिटकॉइन अगर 80 लाख का है तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। उसके बाद में इथेरियम आया। इथेरियम में आज भी हम लोग 32 इथेरियम स्टेक कर कर नोड वैलिडेटर बन सकते हैं, जिसमें नियर अबाउट 1 करोड़ रुपए का एसेट लगेगा और बहुत सारी, थोड़ा टेक्निकल नॉलेज तो आपको डेफिनेटली चाहिए। टूल हाउस प्रिज्म ऐसे सॉफ्टवेयर है और खुद का अलग से नोड रन करना है तो उसके लिए एक्सपेंसेस लगेंगे। बट उसमें भी अगर आपके थ्रू प्रॉपर अगर वो ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड नहीं हुए तो स्लैशिंग करके एक चीज होती है जो पेनल्टी लगती है, तो आपने जो 32 इथेरियम स्टेक किए उसमें से वो काटते हैं। तो एकदम दुनिया के पहले 2 लेयर 1 ब्लॉकचेन है। आज तो हम लोग समझने की बात भी नहीं बन सकते, कॉमन पर्सन नहीं बन सकता। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है हमारे लेयर 1 ब्लॉकचेन में? कॉमन आदमी जिसको ब्लॉकचेन का बी भी नहीं पता है, ना कभी उन्होंने सुना है, वो भी हमारे इकोसिस्टम में सिंपल तरीके से एक बार पार्टनरशिप करके, भले उसे कुछ भी नहीं आता हो, फिर भी वो नोड वैलिडेटर बन सकता है। ऐसा इकोसिस्टम हमने डिसाइड किया है और वो है टेक्नोलॉजी कंसेंसस मैकेनिज्म जिसे बोलते हैं, वो है प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी। ये एक ऐसा कंसेंसस मैकेनिज्म है। आपको सिर्फ एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में एक बार पार्टनरशिप करनी है। आपके 50% जो आपको रिवॉर्ड मिलता है रोज, वो कॉइन स्टेक रहेंगे और ऑटोमेटिकली आपके थ्रू ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड होंगे। और सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट बात, जो भी हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बनता है उसे 7 नवंबर 2044 तक, आने वाले 19 ईयर्स तक, भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है एमएसटीसी, ये आपको रोज मिलने वाला है। बट ये अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है, कुछ ही लोगों तक ये बात पहुंचेगी। समय पे जो समझ जाएगा वो डिसीजन लेगा और हमेशा हमेशा के लिए भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बनेगा। और जब तक ब्लॉकचेन चलते रहता है तब तक रिवॉर्ड्स आते रहते हैं। आपको कॉइन सिर्फ 7 नवंबर 2044 तक आएंगे। जैसे बिटकॉइन 2009 से स्टार्ट हुआ है, 2041 तक 2 करोड़ 10 लाख ही कॉइन बाहर आएंगे। बट उसके बाद क्या? उसके बाद तो ट्रेडिंग, ये वो बहुत सारे इकोसिस्टम्स होते हैं, वो तो चलते रहते हैं नेटिव कॉइन्स में। तो डिफरेंट टाइप्स की अर्निंग होती है। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में। जितने भी आज नए लोग आए हैं, आप सिर्फ एक बार आपको पार्टनरशिप करनी है और बहुत कम पैसे में, मैं आपको बताऊंगा आज का लाइव रेट, बहुत ही कम पैसे में आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। हमारे प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी में स्केलेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ब्लॉकचेन में सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन पर सेकंड पे फोकस किया जाता है और दूसरा उसकी गैस फीस पे फोकस किया जाता है, क्योंकि ब्लॉकचेन में रोज करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं। और मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर हम ट्रैफिक में फंस गए तो हाफ एन आवर तो ऐसे ही लेट हो जाएंगे। बट ब्लॉकचेन में माइक्रो सेकंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं। 5-10 सेकंड भी लेट हो गया तो सोचिए कितना बड़ा गैप आ जाएगा टाइमिंग में। देश में बिटकॉइन में 7 ट्रांजेक्शन होते हैं, फिर इथेरियम में होते हैं 50 to 30 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। बट हमारे इसमें डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। आज हम लोग जिस स्टेज पे खड़े हैं वहां पे 4000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड हो रहे हैं और जल्दी हम लोग Q1 2026 में 15,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड करेंगे। तो ये क्या होगा? इससे क्या होगा? स्केलेबिलिटी, टीपीएस जो है वो मेंटेन होगा और इंडिया से लेके इंटरनेशनली जिसे धीरे धीरे पता चलेगा वो एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन यूज करेगा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज गैस फीस होती है। आज बिटकॉइन इथेरियम में प्रैक्टिकली आप ट्रांजेक्शन्स करके देखिए और उसके बाद में एक ट्रांजेक्शन बहुत बड़ा फीस में दिखेगा। जहाँ पे 1500 से 1800 के बीच में एक ट्रांजेक्शन की फीस लग रही है, आप वही फीस अगर एग्जाम्पल रफ फिगर के लिए बोल रहा हूँ कि 100 से 200 रुपीज में हो रही है, तो एक ह्यूज डिफरेंस आपको दिखेगा। और आने वाले समय में दुनिया में जितने ब्लॉकचेन अभी तक बने हैं उसमें सबसे कम फीस आने वाले समय में एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में लगने वाली है। और रोज करोड़ों ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, सोचिए धीरे धीरे कर कर
उनको जब MST लेयर 1 ब्लॉकचेन पता चलेगा तो उन्हें MSTC नेटिव कॉइन ही लगेगा, क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन में विदाउट MSTC नेटिव कॉइन, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो BNB हो, उनके नेटिव कॉइन के बिना उस ब्लॉकचेन में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। सेम हमारे MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में जिनको भी ट्रांजेक्शन्स करने हैं, यूज केसेस करने हैं, प्रोटोकॉल यूज केस करने हैं, उन्हें MSTC कॉइन खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है यूजर और नोड वैलिडेटर में। यूजर को रोज नेटिव कॉइन अगर उसे ट्रांजेक्शन्स करने हैं तो उस रेट पे एक एक कॉइन खरीदना पड़ेगा। बट नोड वैलिडेटर के पास ये एक लेटेस्ट, बिगेस्ट, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर एक बार नोड वैलिडेटर बन गए तो आपको 7 नवंबर 2044 तक डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू नेटिव कॉइन आते रहेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस हमारे इकोसिस्टम में चल रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसे डिसेंट्रलाइज क्यों बोला जाता है और बैकबोन ऑफ डिसेंट्रलाइज क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो नोड वैलिडेटर्स है यही पूरे MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में बैकबोन है। और पावर जो है वो किसी एक पर्सन के पास में नहीं है, ओनर के पास में नहीं है, मैनेजमेंट के पास में नहीं है, CMO के पास में नहीं है, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट जो है उनके हाथ में नहीं है। ये आप जैसे मेरे जैसे लोग जो नोड वैलिडेटर्स बन रहे हैं इंडिया में हर कोने में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो बोलते हैं, हर जगह आज हमारे मोर देन 67,000 प्लस नोड वैलिडेटर्स है। किसी ने एक फ्रैक्शन बाय किया है, किसी ने दो किया है, जो बहुत लोग नोड वैलिडेटर बने, उनके थ्रू ही ये हमारा पूरा MST इकोसिस्टम चलने वाला है। और ये पूरा डिसेंट्रलाइज तरीके से चलने वाला है। इसीलिए द बैकबोन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंश्योर्स दैट ओनरशिप, कंट्रोल एंड अपॉर्चुनिटी ट्रूली बिलोंग्स टू द पीपल। हम लोगों के पास पूरा 100% कंट्रोल, ओनरशिप और अपॉर्चुनिटी है। कहाँ कहाँ यूज केस होगा? डिजिटल करेंसीज एंड टोकन में यूज होगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने वाले समय में हम लोग कोई स्टैम्प पेपर वगैरह यूज नहीं करेंगे। सॉलिडिटी रस्ट में हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट रहेंगे। जैसे हमारे फैमिली डॉक्टर होता है, हम लोग एक वकील रखते हैं, आने वाले समय में हम लोग ब्लॉकचेन एक्सपर्ट रखेंगे। हमें जो भी सारे एग्रीमेंट्स करने हैं, MOU करने हैं, रजिस्ट्री करने हैं, वो सारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट के थ्रू होने वाले हैं। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आने वाले समय में प्राइवेट फाइनेंस नहीं के बराबर रहेंगे। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में 1 मिनट में लेंडिंग, बोरिंग हम लोग कर लेंगे, और आपको वहां पे कोई सिविल की जरूरत नहीं, कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं। डाओ डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये वोटिंग का सबसे बड़ा पावर है हमारे MST इकोसिस्टम में। आप 200 MSTC नेटिव कॉइन डाओ में प्लेस कर कर आप हमारे पूरे MST इकोसिस्टम में वोटिंग कर सकते हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और डाउ के थ्रू भी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स में, यूज केस में आकर अर्निंग कर सकते हैं। सही में यूज होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि फाइनेंस, बैंकिंग, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एनर्जी, यूटिलिटी, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, मीडिया एंड एजुकेशन, ये जितनी भी सारी चीजें चल रही है, फिजिकल है, सेंट्रलाइज है, मैन्युपुलेटेड है, ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी बाहर देश में ऑलरेडी ब्लॉकचेन में चल रही है। अभी धीरे धीरे कर कर हम लोगों को समझ में आ रहा है, हम लोग धीरे धीरे कर कर इसमें आगे बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट पायलट प्रोजेक्ट्स चला रही है, जो कि आज मैं आपको प्रॉपरली गाइडेंस करके बताने की कोशिश करूंगा। प्रैक्टिकलिटी क्या चालू है और आगे क्या होने वाला है। तो ये जितने भी यूज केसेस है आने वाले समय में, ले जैसे आने वाले समय में अगर धीरे धीरे कर कर इसमें सारी चीजें आई, तो MST ब्लॉकचेन रियल वर्ल्ड यूटिलिटी प्लस डिसेंट्रलाइज ट्रस्ट को इंडिया से लेकर इंटरनेशनली फॉलो कर कर अपना नाम करेगा। टोकोनॉमिक्स कितने हैं? टोकोनॉमिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिप्टो में भी यहाँ वर्किंग कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजें हुई होगी। बट टोकोनॉमिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारा जो नोड वैलिडेटर प्रोग्राम है, उसी के थ्रू, नोड वैलिडेशन के थ्रू ही एक डिसेंट्रलाइज तरीके से 840 करोड़ 13,87,459 कॉइन्स आने वाले 20 ईयर्स में बाहर आएंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा 7 नवंबर 2044 तक ये लास्ट डेट है, तब तक ये मिंटिंग प्रोसेस होगी, तब तक 840 करोड़ 13,87,459 कॉइन मिंट होके आपके मेरे थ्रू बाहर आएंगे। ना इसमें लास्ट में 459 की जगह 460 हो जाएगा, ना इसमें 458 होगा,
क्योंकि ब्लॉकचेन की खासियत होती है सॉलिडिटी, रस्ट या डिप्लॉय एक बार कर दिया तो एक भी चीज चेंज नहीं होती, ना कर सकते। तो 840 करोड़ नियर अबाउट कॉइन बाहर आएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स के थ्रू आप अर्निंग कर पाएंगे। रेट्स बढ़ा तो आप सेल कर सकते हैं। स्टेकिंग के थ्रू आपको आप स्टेक गवर्नेंस पार्टिसिपेशन से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग सिर्फ और सिर्फ एमएसटीसी के थ्रू ही कर पाएंगे। इसलिए जिसके पास जितने ज्यादा नेटिव कॉइन्स होंगे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग प्रॉपरली कर पाएगा। ब्लॉक टाइमिंग क्या होता है, जैसे बिटकॉइन 10 मिनट का ब्लॉक टाइमिंग है उसका, वैसे ही हमारा जो ब्लॉक टाइमिंग है वो 3 सेकंड का है। 3 सेकंड में 200 एमएस कॉइन मिंट हो रहे, हम बात कर रहे हैं, चालू है प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी के थ्रू। आप उसको लाइव देख सकते हैं। ऐसे एक दिन में 57,60,000 कॉइन मिंट होते हैं। और वहां से आपको डिसेंट्रलाइज तरीके से हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन के थ्रू डिसेंट्रलाइज तरीके से जिस जो जो नोड वैलिडेटर बने हैं उन्हें वो कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हॉल्विंग एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हॉल्विंग इसलिए भी रखी जाती है क्योंकि महंगाई बढ़ती जाती है, और महंगाई के साथ में, इन्फ्लेशन के साथ में, हम नेटिव कॉइन्स को या फिर स्केर्सिटी, कमतरता पैदा करनी पड़ती है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के ऊपर सारी चीजें चलती है। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली रेट तो गिर ही जाएगा। बट डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम कम होते रहेगा तो ऑब्वियसली उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो बिटकॉइन की हॉल्विंग हर 4 साल में होती है। हमारी हॉल्विंग में डिफरेंस क्या है? एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम डिफरेंट क्यों है? हमारी हॉल्विंग हर 2 साल में है, और ऑलरेडी हम लोग हॉल्विंग ईयर में आ चुके हैं। और आप प्रैक्टिकली टेक्निकली देखेंगे हमारी फर्स्ट हॉल्विंग के बाद में स्कैरसिटी क्या होगी। जो 3 सेकंड में अभी 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट हो रहे, वही 3 सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 100 एमएसटीसी कॉइन मिंट होंगे। तो ये एक सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। स्कैरसिटी कमतरता पैदा करता है, जिसके वजह से डिमांड क्रिएशन होती है। सप्लाई ज्यादा होता है, डिमांड, सप्लाई कम होता है और डिमांड बढ़ते रहती है। क्योंकि अगर सप्लाई ज्यादा हो गया तो फिर तो रेट बढ़ेगा नहीं। तो हॉल्विंग ये एक छोटा सा वर्ड है, बट टेक्निकली ये इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिसके ऊपर पूरी केस स्टडी करी हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स ने कि बिटकॉइन की हॉल्विंग कैसे हुई, 4 साल में हुई, तो हमारी हॉल्विंग हर 2 साल में है। ऐसे 20 साल में एमएसटीसी नेटिव कॉइन में 10 हॉल्विंग होगी। और पहली हॉल्विंग के बाद में बहुत सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगी। कमतरता कितनी बढ़ जाएगी। कितने नोट्स है? देर आर ओनली 21 नोट्स। पूरा एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन 21 नोट्स पे चलेगा, जिसमें पहले 3 नोट्स जो है वो स्टेबिलिटी प्रोटोकॉल अपग्रेड कोर गवर्नेंस के लिए रखे हुए हैं। टेक्निकल तरीके से अगर कुछ भी दिक्कतें आ रही है अगर एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में, तो टेक्निकल तरीके से वो कॉइन्स के थ्रू प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी जैसे स्केलेबिलिटी है और बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए रखा हुआ है। हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट उस पर 24/7 ध्यान रखते हैं। अब बचा हुआ जो 18 नोट्स है वो किसके लिए है? वो पब्लिक के लिए। अब जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए है, कॉमन पर्सन के लिए है। आज हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि भारत के कोई भी पर्सन के पास में अगर ये अपॉर्चुनिटी गई तो वो आराम से नोड वैलिडेटर बन सकता है। एक बार नोड वैलिडेटर बन गया, उसे रोज नेटिव कॉइन्स आते रहेंगे, बट ये लिमिटेड है। फिर हमने एक नोड को 70,000 यूनिट्स में डिवाइड किया। जैसे कोई 1 एकड़ खेती नहीं ले पाता, अगर मान लो 10 लाख की है, बट 1,000 स्क्वायर फीट तो प्लॉट ले सकता है। तो वैसे ही हमने जब ये इकोसिस्टम डिजाइन किया कि एक अगर नोड रहेगा तो करोड़ों रुपए का है, तो हर कोई तो नहीं ले पाएगा, इसलिए उसको 70,000 यूनिट्स में डिवाइड किया ताकि एक कॉमन पर्सन तक जाएंगे। तो कॉमन पर्सन एक भी अगर फ्रैक्शन बाय करता है, टुकड़े बाय करता है, जिसको हम लोग फ्रैक्शन को हम टुकड़े बोलते हैं, तो एक नोड को हमने 70,000 यूनिट्स में डिवाइड किया जिसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। एक फ्रैक्शन लेकर भी आप हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपको जितना लेना है आप ले सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 12,60,000 ही फ्रैक्शंस है 135 करोड़ लोगों के लिए। इसमें कुछ लकी वंस आज हमारे जूम मीटिंग में नए लोग आए हैं, क्योंकि कुछ महीनों बाद ये सिर्फ रिकॉर्डिंग सुनेंगे कि हम तक ये पहुंचा नहीं तो हम नोड वैलिडेटर बन सकते थे। क्योंकि उसके बाद में उनके पास 5 लाख 10 लाख रुपए भी रहेंगे, फिर भी वो फ्रैक्शन खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि 12,60,000 फ्रैक्शन से सारे फोल्ड आउट हो जाएंगे। और इसी वजह से ये गोल्डन लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी जिसने ग्रैब कर ली, उसने आने वाले पीढ़ियों के लिए एक अच्छा डिसीजन लेके अर्निंग कर ली। क्योंकि ब्लॉकचेन हमेशा चलते रहता है, और आपको सिर्फ आपका
एक सीक्रेट फ्रेज होता है, वो आपको पास ऑन करते रहना पड़ता है। जैसे हमारे पूर्वजों ने, मान लेते कि हम, मेरे दादा दादी ने अगर प्लॉट लिया है, तो वो क्या करते हैं, वो मेरे नाम पे रजिस्ट्री करेंगे, फिर मैं अपने बच्चों के नाम पे रजिस्ट्री करूंगा। तो ये डिसेंट्रलाइज है, तो इसमें एक छोटा सा पार्ट है सीक्रेट प्रेस का, बस वही ट्रांसफर होते रहेगा, एंड ये आपको लाइफ टाइम, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी तक ये अपॉर्चुनिटी चलती रहेगी। तो ये ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जो हमें 9, 10, 11, 12 में नहीं बताई गई, या ना समझे, ना समझाई गई इतने अच्छे तरीके से। नहीं तो कहीं ना कहीं आज हम इथेरियम के नोड वैलिडेटर होते, $32 तो समझ में आता, तो कर भी लेते, आज नोड वैलिडेटर रहते। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आपको हमको समझना है कि ये एक बार, सदियों में एक बार ये चीज आती है, हमेशा हमेशा के लिए हम लोग उसको ग्रैब कर सकते हैं। तो 12,60,000 फ्रैक्शन है, ये हमने स्टार्ट किया था कब? 7 नवंबर 2024 को। ऑलरेडी ये अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो गई है। आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये अपॉर्चुनिटी हमेशा हमारे के लिए क्लोज हो जाएंगी, क्योंकि 12,60,000, आप सब समझदार है, ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। हमने स्टार्ट किया था गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में, इसमें 18% जीएसटी लगता है, क्योंकि अब ये जो रिवॉर्ड के स्वरूप आपको जो नेटिव कॉइन मिलते हैं, उसे वर्चुअल डिजिटल एसेट बोलते हैं। जैसे गोल्ड और लैंड फिजिकल एसेट है, अब जमाना आ चुका है कि हम लोग वर्चुअल एसेट ज़्यादा बनाए। तो 1,000 प्लस 18% जीएसटी से फ्रैक्शन स्टार्ट हुआ था, 1,180 रुपीज का एक फ्रैक्शन। तब डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू 20 कॉइन्स रफली एक फ्रैक्शन पर मिलते थे, और मिनिमम एक फ्रैक्शन लेकर नोड वैलिडेटर आज भी हम बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एल्गोरिदम ऐसा सेट किया है कि पर फ्रैक्शन बाइंग पे 0.0018 पैसे रेट इंक्रीज होता है। मान लेते हैं कि आज मैंने एक फ्रैक्शन खरीद लिया, तो 0.0018 ये प्राइस बढ़ गया, फिर आपने थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद खरीद लिया, तो 0.0018 ये पैसा बढ़ जाएगा। तो आज ऑलरेडी एक साल हो चुका है, 67,000 से ज़्यादा लोग हैं, 3,300 के ऊपर आज नियर अबाउट प्राइस हो चुके हैं 18% जीएसटी के साथ में। तो आप समझ सकते हैं 1,180 रुपये से जो फ्रैक्शन स्टार्ट हुआ था, आज 3,300 के ऊपर फॉर एग्जाम्पल रफली चले गया है। तो आप सोचिए, ये तो एक साल में डबल के ऊपर हो गया प्राइस। और कॉइन, जो 20 कॉइन मिलते थे, आज सिर्फ, यहाँ पे दिख रहा है एरो करके रखा हुआ है, 9th नोड एक्टिव है, 9.14 ही कॉइन पर डे मिल रहा है। ये सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। आने वाले समय में जिनको बाद में पता चला, उनको 11 सेकेंड फेज में 11,000 रुपये का एक फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। और 11th नोड पे आप देख सकते हैं, उसमें नीचे लिखा हुआ है 7.48 कॉइन पर फ्रैक्शन मिलेंगे। और ये थर्ड स्टेज में, लास्ट स्टेज में जाएगा 20,000 प्लस 18% जीएसटी। और सबसे नीचे आप देख सकते हैं 21 नोट जो लिखा हुआ है, वहाँ पे पर फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ 3.92 ही कॉइन मिलेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस आपको मुझे समझना है। प्राइस तो बढ़ते जाएगी और कॉइन्स डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे। ये इकोसिस्टम कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा, ये हमें ध्यान में रखना है। और जितने भी नए लोग आए हैं, शायद मैं पूरी तरीके से समझा पाया नहीं पाया, फास्ट हो गया, नहीं समझ पाए, फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं। बट जिन्होंने आपको रेफर किया है, डेफिनेटली आप उनसे ये समझ लीजिए। और ज़रूर भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में जो नोड वैलिडेटर की अपॉर्चुनिटी है, वो ज़रूर ग्रैब करिए, क्योंकि ब्लॉकचेन समझने के लिए ऑलरेडी आईआईटी कानपुर में 3 साल का कोर्स है। आज इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ब्लॉकचेन का सब्जेक्ट आ चुका है। बट ये हम समझते रहेंगे, पर हमें लगता है कि आज नहीं समझेंगे, थोड़े दिन बाद समझेंगे, तब ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे, तो शायद ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल भी सकती है। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस आपको समझना है। दूसरा एक इकोसिस्टम है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि लर्निंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी दोनों हमारे इकोसिस्टम में है। पसंद आता है तो करना है, नहीं पसंद आया, आपने फ्रैक्शन लिया, नेटिव कॉइन आएंगे, धीरे धीरे इकोसिस्टम में आप हमारे
सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहिए। डेली अपडेट्स आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, यूज केसेस, एमएसटी इकोसिस्टम इंडिया से लेके इंटरनेशनली क्या क्या कर रही है वो सब आपको पता चलेगा। और आपके पास जो नेटिव कॉइन रोज धरोहर की तरह आ रहा है, उसको आप संभाल कर रखकर उसको अच्छे लेवल पे आज आगे जाके बहुत अच्छे तरीके से उसमें आपने जो आज इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे एक फ्रैक्शन हो, दो फ्रैक्शन हो, आप बेहतरीन तरीके से उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ आप पाएंगे ही पाएंगे। दूसरा एक इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम में जो मेहनत कर रहा है, क्योंकि देखिए मैं भी जूम मीटिंग ले रहा हूँ, आप लोगों को किसी ने इनवाइट किया है, कहीं ना कहीं वो भी चाह रहे हैं कि आप कनेक्ट हो जाए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो हर किसी को मेहनत का पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो। तो इनडायरेक्टली हम लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आज आपको अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं, फिर आप क्रॉस चेक करेंगे। बट अगर आपने फ्रैक्शन लिया तो जिसने आपको इनवाइट किया है उसे कुछ ना कुछ उसके मेहनत का पैसा मिलना चाहिए। तो इंडियन रुपीज में मिलेगा, 2% टीडीएस काट के मिलेगा। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया है। फ्रेंचाइजी मॉडल में बहुत बेहतरीन तरीके से इकोसिस्टम डिजाइन होता है, लीगल तरीके से होता है। आप जैसे ही नोड वैलिडेटर बनते हैं, आपने जो जितने भी फ्रैक्शंस लिए, आपको उसके बिहाफ पे आपको रोज कॉइन मिलते रहेंगे टिल 7 नवंबर 2044। बट आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक रेफरल लिंक आती है। बाय यूजिंग दैट रेफरल लिंक आप इंडिया में कहीं भी किसी को भी नोड वैलिडेटर बना सकते हैं। और जितने भी लोग नोड वैलिडेटर बनेंगे आपके थ्रू डायरेक्ट में, यू विल गेट 5% ऑफ दैट फ्रैक्शन, जीएसटी छोड़कर। ये वन टाइम मिलेगा। जैसे उन्होंने एक फ्रैक्शन लिया, आज मान लेते 3300 रुपीज का प्राइस है, मान लेते एक रफ फिगर 3000 रुपीज का फ्रैक्शन है, तो उसका 5% आपको इंडियन रुपीज में मिलेगा, आपके वैलेट में वो दिखाएगा। जैसे ही 500 रुपीज हो जाएंगे, यहाँ पे ऑटो विड्रॉल होता है, आपको विड्रॉल करने की जरूरत नहीं, बट 2% टीडीएस काट के ही आपके बैंक अकाउंट में आएगा। फिर सेकेंड स्टेप में अगर आप स्पार्टन बनते हैं, आपकी टीम अगर काम करती है, आपको अच्छा लगता है, तो आपको दो कंडीशन फुलफिल करनी है, जिसमें 1 लाख रुपए का बिजनेस आपकी टीम से ओवरऑल होना चाहिए। मतलब फ्रैक्शन बाइंग होनी चाहिए, कोई एक लेगा, किसी को पसंद आए 10 लेगा, कोई 100 भी ले सकता है। तो फ्रैक्शन बाइंग आपकी 1 लाख रुपए होनी चाहिए आपके पूरे ओवरऑल टीम से, डायरेक्ट से होना चाहिए ऐसा नहीं है। और मिनिमम एक एक फ्रैक्शन लेने वाले 20 लोग आपके टीम में होने चाहिए। कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है इसमें, कोई मैंडेटरी नहीं है कि एक एक महीने में करो नहीं तो लैप्स हो जाएगा, ऐसा कोई कंडीशन दिया ही नहीं है, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी मॉडल है। और ये सब आपके ऊपर छोड़ के रखा है, आपको करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। बट आपके थ्रू हो गया तो क्या बेनिफिट है, तो आप स्पार्टन बन जाते हैं, 20 लोग एक्टिव, आपकी टीम में 1 लाख रुपए का बिजनेस, देन यू विल गेट 10% ऑन योर डायरेक्ट रेफरल। आप स्पार्टन बनने के बाद जितने भी लोगों को डायरेक्ट रेफर करेंगे, आपको उसका 10% मिलेगा। उसके बाद में एक इनकम यहाँ से और स्टार्ट होती है। वो कैसी, मान लेते हैं कि आप 10% पे गए और आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया फॉर एग्जाम्पल, तो मैं तो 5% पे ही रहूंगा। मैं जब तक 10% पे नहीं जाऊंगा तब तक डिफरेंस कमीशन जो है 5% का आपको मेरी टीम से मिलते रहेगा। बट कब तक, जब तक मैं 10% पे ना पहुंच जाऊं। फिर आप भी 10% पे और मैं भी 10%, फिर मेरी टीम से आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको 15% पे जाना पड़ेगा, एंड दैट इज फ्रेंचाइजी मॉडल। स्पाइडर बनना पड़ेगा, आपको टारगेट अचीव करने पड़ेंगे। 5 लाख रुपए का बिजनेस करना है आपकी टीम से ओवरऑल, और दो लोग 10% वाले अलग अलग डिफरेंट लेग में होने चाहिए। कोई डायरेक्ट होने चाहिए ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, हम किसी को रेफर करते हैं, वो काम नहीं करता, जो किसी और को रेफर करता है वो काम करता है, तो आप उसे मदद करिए, क्योंकि वो आपके टीम में है, तो वो अगर 10% पे पहुंचा तो आपके लिए काउंट होगा। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, दो अलग अलग डिफरेंट लेग में होने चाहिए, देन यू विल बिकम अ स्पाइडर। आफ्टर दैट आप जब भी डायरेक्ट रेफर करेंगे, आपको उसका 15% का डायरेक्ट का इनकम मिलेगा। और आप जब 15% पे हो तो कोई 5% पे, कोई 10% पे होगा ही होगा। जब तक वो 15% पे नहीं पहुंचेगा आपके टीम से, तब तक आपको डिफरेंस कमीशन इंडियन रुपीज में मिलते रहेगा। देन लास्ट वन इज एवेंजर, यू विल गेट द पोजीशन ऑफ एवेंजर वंस यू कंप्लीट टू कंडीशन। दो एक्टिव स्पाइडर होने चाहिए आपके अलग अलग दोनों डिफरेंट लेग में, और आपकी टीम से 15 लाख रुपए का बिजनेस ओवरऑल होना चाहिए। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। बट आप एवेंजर बनने के बाद में जितना भी डायरेक्ट बिजनेस लाएंगे, यू विल गेट 20% ऑफ डायरेक्ट रेफरल।
मान लेते हैं कि आपने किसी को बताया और किसी ने समझ लो कि 50,000 लाख रुपए का फ्रैक्शन ले लिए जीएसटी छोड़कर, तो उसका 20% का इनकम आपको मिलता है। और आप 20% पे हो तो आपके टीम में कोई 5% पे है, कोई 10% पे, कोई 15% पे है। तो एवरी डे यू विल गेट कुछ ना कुछ तो आपको इनकम मिलेगा। जैसे हम लोग पार्ट टाइम इनकम ढूंढते हैं, 200 500 हज़ार रुपए पर डे मिलना चाहिए। और एवेंजर के बाद में अच्छी टीम हो जाती है, क्योंकि तब तक इकोसिस्टम सबको समझ में आता है, तो आपका अच्छा अर्निंग एक पार्ट टाइम इनकम की तरह हो सकता है। अब ये जो इनकम है ये हर हफ्ते आता है, हर मंडे को कैलकुलेट होता है। मंथ का फर्स्ट मंडे आप ध्यान में रखना है कि 500 रुपए का इनकम आएगा, और रिमेनिंग जो मंडे है उसमें 1000 रुपीज का इनकम चाहिए, तो वो ऑटो विड्रॉल होगा। फिर दो और सबसे अच्छी एक चीजें हैं इसमें। हम लोग कहीं ना कहीं पैसिव इनकम चाहते हैं, तो आपको वॉरियर क्लब में जाना है, तो आपको 40 लाख रुपए का बिजनेस आपके टीम में होना चाहिए। और दो लोग 20% वाले अलग अलग डिफरेंट लेग में होने चाहिए, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी फ्रैक्शन बाइंग हो रही है उसका 1% निकाला जाता है। और वॉरियर क्लब में ये दो कंडीशन आपने फुलफिल कर ली तो आपकी एंट्री हो गई सिर्फ। फिर आपकी टीम से 5 लाख रुपए का अगर उस महीने बिजनेस होता है, तो नियर अबाउट 30,000, रफली 30,000 रुपीज पर मंथ का इनकम एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में 2% टीडीएस के साथ में बहुत सारे लोग मंथली इनकम कमा रहे हैं। उसके बाद में लीजेंड क्लब है। 1 करोड़ रुपए का बिजनेस आपको वंस इन लाइफ टाइम करना है, एक ही बार करना है। दो लोग आपके टीम में वॉरियर क्लब वाले होने चाहिए, तब आपकी लीजेंड क्लब में एंट्री होती है। और ये जो वॉरियर क्लब वाले हैं इनका बिजनेस छोड़कर अगर अदर लेग से आपका 5 लाख रुपए का बिजनेस होता है, तो महीने का नियर अबाउट 2,70,000 रुपए का इनकम आज एमएसटी इकोसिस्टम लीगल तरीके से हमारे नोट सेलिंग में दे रही है। और एक साल में बहुत लोग हमारे इकोसिस्टम में 2,70,000 रुपए महीने की इनकम, एक रॉयल्टी इनकम कमा रहे हैं। डिफरेंस इनकम एक अलग हो गई, ये कंपनी में जितने भी आईडीज आ रही है उसका एक अलग से इनकम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से आज एक लर्निंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी में एमएसटी इकोसिस्टम आगे है। टोटल कैलकुलेशन अगर बात करूँ तो 12,60,000 जो फ्रैक्शंस है वो 1,800 करोड़ रुपए में बिकेंगे जीएसटी छोड़कर, जिसमें 5% से लेके 20% का जो इनकम है 360 करोड़ रुपए इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस को 2% टीडीएस के साथ में वीकली हम कमा सकते हैं। और 3% जो होता है 1,800 करोड़ का वो 54 करोड़ है, जिसमें टोटल आप एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में लीगल तरीके से अगर आप वर्क करते हैं, तो हम और आप मिलकर 414 करोड़ रुपए कमा सकते हैं लीगल तरीके से। अब ये डिपेंड करता है आपके स्किल पे, आपके टीम पे, आपकी मर्जी आपको ये करना है नहीं करना है। आप नोड वैलिडेटर भी बने तो भी मुझे लगता है लाइफ की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब कर ली। यू विल गेट ईच एंड एवरी डे एमएसटीसी नेटिव कॉइन टिल 7 नवंबर 2044। और ये जो आप करोगे तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेशंस होंगे। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी हमारे इकोसिस्टम में लर्निंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी में। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हमेशा मैं बताता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर डिसीजन लेकर हम समझ सकते हैं। पूरे 840 करोड़ कॉइन 20 साल में बाहर आएंगे, बट पहले 2 साल में टोकोनॉमिक्स ऐसा है कि 420 करोड़ कॉइन बाहर आएंगे, जिसमें ऑलरेडी एक साल हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आने वाले एक साल में ये 420 करोड़ कॉइन नोड वैलिडेटर्स के थ्रू बाहर आ जाएंगे, और उतने ही कॉइन्स आने के लिए 18 साल लगने वाले हैं। ये जरूर ध्यान में रखिए नए लोग कि 2 साल में 420 करोड़ 50% सप्लाई बाहर आ जाएगा, और बचा हुआ जो 50% सप्लाई है उसे आने के लिए 18 साल लगेंगे। जिसके बाद जितने ज्यादा नेटिव कॉइन्स उसकी उतनी ज्यादा बड़ी अर्निंग, और जिसके बाद जितने ज्यादा फ्रैक्शंस उतने ज्यादा वो नेटिव कॉइन इकट्ठा कर सकता है। तो नेटिव कॉइन का हमेशा इम्पोर्टेंट होता है लेयर वन ब्लॉकचेन में। आप जरूर बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलाना, बीएनबी के नेटिव कॉइन का रेट देखिए। प्रैक्टिकली टेक्निकली 3 से 5 साल में इतना ग्रोथ देता है जितना ग्रोथ मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई प्रोडक्ट देता होगा, जो नेटिव कॉइन का ग्रोथ होता है। ये आप प्रैक्टिकली कैलकुलेशन के साथ में हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं लेयर वन ब्लॉकचेन की। और उसमें भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में आपके पास अपॉर्चुनिटी है। यू विल बिकम अ नोड वैलिडेटर, नॉट अ यूजर। ये आज हम कहीं ना कहीं यूजर है लेयर वन ब्लॉकचेन की, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम, ट्रॉन हो, सोलाना, बीएनबी हो, हम लोग खरीद रहे। बट जो नोड वैलिडेटर्स है, माइनर्स है, उनके पास रोज नेटिव कॉइन आता है। ये एक सबसे बड़ा
डिफरेंस है। दोनों अपॉर्चुनिटी मैंने समझा दी, लर्निंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी। अब प्रैक्टिकल चीज़ों पे जाते हैं, और एक्चुअली आज से आपको रियल यूज केस बताने की मैं कोशिश करूंगा। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी नए पुराने लोग हैं, आप इसे समझिए, आज से एक्शन लीजिए, एक ग्रुप बनाइए, आइडिया शेयर करिए, और एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में हम ही क्यों ना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ चीज बताने की कोशिश करता हूँ। लेयर 1 ब्लॉकचेन में क्या क्या यूज केसेस हो सकते हैं और होते हैं इसमें। लेयर ब्लॉकचेन में सबसे बड़े यूज केसेस है लैंड का, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में एग्जांपल बताता हूँ प्रैक्टिकली, जिसमें आप देख पाएंगे कि हम किस तरीके से इस लेयर 1 ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं। तो आज जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आज सबको पता है कि लैंड की जो रजिस्ट्री होती है वो कैसी होती है। आपको वकील पकड़ना पड़ता है, आपको एग्रीमेंट्स बनाने पड़ते हैं, फिर लाइन लगानी पड़ती है, फिर टाइम लगता है, फिर अगर मान लो कि नेट नहीं रहा तो वेट भी करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें हम सब फील कर रहे हैं। बट हम एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन के थ्रू क्या कर सकते हैं? एक बार पुनीत सर मुझे बता देंगे कि मेरी स्क्रीन क्लियर है? जी विजिबल है। ये सेंट्रलाइजेशन का यही एक चीज होती है कि अब गैलरी भी ओपन कर रहे हैं तो उसमें भी पहले ये लोग एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे। सही। जी। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट यूज केस आज मैं बताना चाहूंगा, ये आने वाले समय में हो सकता है, हम लोग कोशिश करेंगे, हम में से कोई ना कोई जरूर करेगा। एग्जाम्पल ऑफ लैंड रजिस्ट्री सिस्टम। एमएसटी ब्लॉकचेन में थोड़ी देर के लिए हम लोग फ्यूचर में जाते हैं, एक एजम्पशन करते हैं, 1 साल 2 साल में। आज जो करंट प्रॉब्लम क्या है, लैंड जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेंज किए जा सकते हैं, जैसे मैन्युपुलेटेड है। पहले के जमाने में 7 12 चेंज किया जा सकता था, है ना। तो उसकी वजह से क्या हो जाता, एक कॉमन पब्लिक को बहुत दिक्कत हो जाती थी, वो केस लड़ते लड़ते मर भी जाता था, तभी वो केस कोर्ट में रहती थी। मतलब हमारी ही प्रॉपर्टी एक छोटा से गलती की वजह से या जानबूझ के मैनिपुलेशन करने की वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती थी। और ये हुआ है प्रैक्टिकली, और ये बहुत दुखद भी है। मल्टीपल पीपल कैन क्लेम द सेम लैंड हुआ है ना। आज से पहले बहुत सारे 4 5 साल एनएमआरडीए या डॉक्यूमेंटेशन आने के पहले एक एक प्लॉट दो दो पांच पांच लोगों को बेचा गया। और प्लॉट जब खरीदते तो जिंदगी भर की कमाई लेकर हम लोग सोचते कि चलो हमारा एक घर बन जाए, और उसमें ऐसे फ्रॉड्स हुए हैं। गवर्नमेंट रिकॉर्ड वेरिफिकेशन टेक मंथ्स। उसके लिए जैसे बहुत सारी चीज़ों में दिक्कतें होती है, फिजिकल में नाम चढ़ाने में बहुत सारी दिक्कतें और समय भी लगता है। तो ब्लॉकचेन का पर्पस होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हमारे लेयर 1 ब्लॉकचेन एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में फॉर एग्जांपल हम लोग इस पर्पस को सॉल्व करते हैं थोड़ी देर के लिए, कि ये प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम हो रही है सबको, अब इसके ऊपर एक रिजोल्यूशन निकालते हैं। तो हम सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, every land property gets a unique digital record like NFT non fungible token digital asset on blockchain। मतलब क्या हो जाएगा, हर एक का जैसे हमारा आधार कार्ड का नंबर होता है फॉर एग्जांपल फिजिकल में, अब हर लैंड की प्रॉपर्टी का एक क्या होगा, यूनिक डिजिटल रिकॉर्ड होगा। वो कहाँ होगा, ब्लॉकचेन में होगा। और ब्लॉकचेन क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, अनहैकेबल होता है, चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अधिकतर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। फिर ओनरशिप डिटेल आर स्टोर्ड परमानेंटली ऑन एमएसटी ब्लॉकचेन लेजर। क्योंकि ओनरशिप जो होती है, जैसे रजिस्ट्री हम लोग फिजिकली करके देते हैं, तो जो जिसके हाथ में अब रजिस्ट्री हो गई तो वो ओनर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में वो लेजर में क्या हो गया, हमेशा हमेशा के लिए उसका नाम आ जाएगा। अब ना चेंज हो सकता है, ना हैक हो सकता है, और हर किसी को देखेगा। अब चेंज नहीं कर सकते, जैसे पहले 7 12 चेंज करते थे, आप सबको पता है। छोटा सा एग्जांपल है, हर किसी को पता है, मैनिपुलेशन थे, सेंट्रलाइजेशन था, पैसे वाले लोग कर लेते थे, गरीब आदमी बेचारा वैसे ही रह जाता। अब चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो, चाहे वो गरीब रहे अमीर रहे, एक बार डाटा स्टोर्ड हो गया तो क्या हो गया, वो परमानेंटली हो गया। व्हेन लैंड इज सोल्ड, अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर ओनरशिप टू द
न्यू बायर, जैसे मैंने कहा ना, फिजिकल सारी चीजें नहीं रहने वाली है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे डिप्लॉय हो जाते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ना, पीडीसी चेक होता है, पोस्ट डेटेड चेक हम लोग जैसे नॉर्मली यूज करते हैं, तो वो जैसे वो चेक बाउंस नहीं हुआ और ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो गया, तभी वो रजिस्ट्री मान्य मानी जाती है। तो आने वाले समय में क्या होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जैसे ही वो सारी चीजें कंडीशन मीटअप हो गई, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। तो रिकॉर्ड बिकम टेम्पर प्रूफ एंड ट्रांसपेरेंट। टेम्पर प्रूफ मतलब चेंज भी नहीं हो पाएगा और हर किसी को देख देख सकेंगे। तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, नो फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, इंस्टेंट वेरिफिकेशन होगा, सिक्योर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएंगी, सिक्योरली होगी। मतलब हम लोग ब्लॉकचेन को, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले वर्ड यूज किया था कि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आंख बंद कर कर भी हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकली टेक्निकली ये सारी चीजें होने वाली है। ये सिर्फ मेरे बोलने से या मेरे एग्जाम्पल से नहीं, ये एक्चुअली ब्लॉकचेन में होता है, बाहर देश में हो रहा है। तो एमएसटी ब्लॉकचेन में अगर ये सारी चीजें होगी तो लैंड ओनरशिप कैन बी स्टोर्ड ऑन ब्लॉकचेन, मेकिंग प्रॉपर्टी रिकॉर्ड टेम्पर प्रूफ, ट्रांसपेरेंट एंड इंस्टेंटली वेरिफिएबल। तो एक कॉमन पर्सन को पता चलेगा कि अब ये जो लैंड की रजिस्ट्री है, एक बार ब्लॉकचेन में डाल दिया तो ये कभी चेंज नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली एक कॉमन पर्सन भी ट्रस्ट करेगा और धीरे धीरे कर कर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक्सेप्टेंस आएंगी। सही में चल रहा क्या कुछ इसके ऊपर, तो महाराष्ट्र में ब्लॉकचेन रिकॉर्ड, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ जिलों में लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के लिए ब्लॉकचेन पायलट शुरू किया है, जमीन से दस्तावेज टेम्पर प्रूफ बनाने के लिए, फर्जी कागज फेक डॉक्यूमेंट रोकने के लिए। तेलंगाना का ब्लॉकचेन लैंड रजिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना में ब्लॉकचेन बेस्ड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड सिस्टम पर काम किया है, ऑलरेडी कर रही है गवर्नमेंट, पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको। आंध्र प्रदेश में भी ऑलरेडी चालू है। इससे क्या होगा, फ्रॉड कम होगा, लैंड ओनरशिप क्लियर रहेगी, रजिस्ट्री प्रोसेस फास्ट होगी, गवर्नमेंट रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंट रहेंगे। अभी स्थिति 2026 तक भारत में लैंड रिकॉर्ड्स का बड़ा हिस्सा अभी भी ट्रेडिशनल डाटाबेस में है, ब्लॉकचेन अभी पायलट लिमिटेड प्रोजेक्ट में है। फ्यूचर में क्या हो सकता है, अगर सरकार नेशन वाइज इम्प्लीमेंट करती है तो दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन रजिस्ट्री सिस्टम बन सकता है। और एक एग्जम्पशन लीजिए कि धीरे धीरे कर कर एक कॉमन पर्सन, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उसे पता चलेगा कि भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में ये सारी चीजें बहुत इजीली हो रही है, ट्रांजैक्शन फीस कम है और भारत का है, कहाँ पे ट्रस्ट होगा। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज मैंने आज आपको बताने की कोशिश करी, जिसमें ये एक मैंने आपको छोटा सा यूज केस बताया, बट आप समझ सकते हो कि उसकी पावर क्या है। अब हम लोग प्रैक्टिकली, सिर्फ 1 मिनट बचा है, हम लोग सिर्फ रेट देख लेते हैं, फिर पुनीत सर मैं आपको इनवाइट करता हूँ। आज फ्रैक्शंस कितने का है सिर्फ वो हम देख लेते हैं। उसके लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.mstblockchain.com। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जितने नए लोग आए हैं उनके लिए ये बेस्ट लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। आज रेट बहुत कम है, ज़्यादा फ्रैक्शंस खरीदना है खरीद सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पे आपका एक आईडी पासवर्ड क्रिएट होता है। यहाँ पर जाने के बाद में आप लॉग इन करेंगे। आप विदाउट केवाईसी हमारे इकोसिस्टम में आ नहीं सकते। आपको 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। उसके बाद में आपकी मर्जी, आपको जितना फ्रैक्शन खरीदना है। आज का रेट जो है फ्रैक्शन का, अभी का रेट, आज का भी नहीं, 10 बजे का रेट है 2765.43। उस पर जीएसटी लगा है 497.78। अभी अगर आपको खरीदना है तो यू विल हैव टू पे फॉर वन फ्रैक्शन 3263.20। और आप भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में इतने कम पैसे में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। गुड नाइट। ओवर टू माय को होस्ट। थैंक यू पवन जी। साथियों, जैसा कि आज का सेशन रहा बहुत ही जबरदस्त, जो नॉलेज से भरा हुआ, हमारी इंटायर कम्युनिटी को लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वो संपूर्ण जानकारी यहाँ से मिली। हर शख्स यहाँ इस मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी में आकर के निरंतर एक नया ज्ञान प्रक्षेपण कर रहा है। साथियों, आगे बढ़ता जा रहा है। और मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी का निरंतर ये प्रयास रहता है कि हम यहाँ हमारी इस एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का टॉप एंड गियर लगाते हैं, जहां पे हम निरंतर इस इनोवेशन में, इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं साथियों, जो कि हमारे लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। यहाँ पे हमारी लाइफ है वो 360 डिग्री चेंज होना तय है। इसी के साथ
मैं आज की जूम को यही विराम की ओर लेके चलता हूँ। मिलते हैं सुबह